तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हर घर से जुड़ा है। मेरे पास जो नोट्स और सोर्सेज है ना, हम्म, उनका आज एक ही मिशन है। एक बहुत बड़े भ्रम को, एक मिथ को तोड़ना। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग आम तौर पर बात नहीं करते। देखिए, चाहे बैंक अकाउंट हो, इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड, हम्म, हर जगह फॉर्म के आखिर में एक नॉमिनी का नाम मांगा जाता है। वही तो। और लोग बस मतलब बिना सोचे समझे किसी भी करीबी का नाम उसमें डाल देते हैं। हम सब आम तौर पर यही मान लेते हैं कि नॉमिनी का मतलब ही उस पैसे का आखिरी मालिक या ओनर होता है। हाँ, लोग मनी मनी गहरी सांस लेते हैं कि चलो, मेरे बाद परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया। लेकिन आज के हमारे सोर्सेज बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। ओके, तो चलिए इस पूरी उलझन को ठीक से सुलझाते हैं। मुझे तो सच में हैरानी होती है कि कैसे हम सब जिंदगी भर फॉर्म भरते रहते हैं बिना ये जाने कि हम असल में कर क्या रहे हैं। सही बात है, ये काफी कड़वी सच्चाई है। और लोग ये सोचकर जाते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी पत्नी या बच्चों के नाम कर दिया है, पर असल में वो अपने पीछे एक भयंकर कानूनी चक्रव्यूह छोड़ जाते हैं। अरे बाप रे! मतलब अगर नॉमिनी मालिक नहीं है तो फिर वो है क्या? कानून की नज़र में उसकी क्या हैसियत होती है? देखिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले कानून के हिसाब से समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ज्यादातर मामलों में नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर या एक फैसिलिटेटर होता है। सिर्फ रिसीवर? हाँ, बस एक रिसीवर। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर बैंक या कंपनी उस वक्त भरोसा करती है कि भाई निदान के बाद पैसा इसे सौंप दिया जाए, लेकिन असली मालिकाना हक किसी और के पास हो सकता है। अच्छा, एक सेकंड, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। क्या हम इसको एक कुरियर वाले की तरह समझ सकते हैं? कुरियर वाला? हाँ, बताएं कैसे? मतलब जैसे मैंने ऑनलाइन कोई बहुत महंगा तोहफा मंगवाया, हम्म। अब कुरियर वाला आता है और मेरे घर के किसी भी सदस्य या पड़ोसी के हाथ में वो डिब्बा थमा देता है, उनके सिग्नेचर ले लेता है। बिल्कुल, हाँ। तो वो पड़ोसी सिर्फ उस पार्सल को रिसीव करने वाला हुआ ना। हम्म। बैंक के लिए नॉमिनी वही पड़ोसी है। हम्म। उसने पार्सल ले तो लिया, लेकिन उस डिब्बे के अंदर का जो तोहफा है वो उसका नहीं हो गया। उस हम्म। पड़ोसी को वो डिब्बा असली मालिक तक पहुंचाना ही पड़ेगा। वाओ, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। नॉमिनी का काम उस संपत्ति को या पैसे को बैंक से सुरक्षित बाहर निकालना है। वो सिर्फ एक जरिया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो सोर्सेज बताते हैं। क्या? अगर उस कुरियर वाले को यानी उस पड़ोसी को लगने लगे कि वही मालिक है, तो विवाद शुरू होता है। एक पिता ने अपने 4 बच्चों में से सिर्फ एक को नॉमिनी बनाया। अब बाकी 3 बच्चे मान लेते हैं कि उनके अधिकार खत्म हो गए। ओ, और नॉमिनी वाला बच्चा भी यही सोचता होगा कि सारा पैसा अब मेरा ही है। बिल्कुल। और यहीं से पारिवारिक झगड़े शुरू होते हैं, क्योंकि नॉमिनी हमेशा बेनिफिशियल ओनर नहीं होता। उसे वो पैसा चारों के बीच कानून के हिसाब से बराबर बांटना पड़ेगा। Here's where it gets really interesting. एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर अंत में कानून या उत्तराधिकार के नियमों को ही ये तय करना है कि पैसा किसे मिलेगा, तो फिर ये बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां ये सब नॉमिनी बनाने पर इतना जोर क्यों देती हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब हर जगह नॉमिनी का फॉर्म क्यों भरवाया जाता है? अगर आखिरी फैसला वसीयत या कानून को ही करना है, तो क्या ये सारी कवायद जो सारा प्रोसेस है, सिर्फ एक कागजी फॉर्मेलिटी है? क्या बैंक सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहा है? देखिए, इसे सिर्फ पल्ला झाड़ना कहना थोड़ा गलत होगा। इसका मुख्य उद्देश्य संपत्तियों को फ्रीज होने से बचाना है, ताकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ठप ना पड़ जाए। फ्रीज होने से बचाना मतलब? जरा इस नजरिए से सोचिए। अगर नॉमिनी का सिस्टम ना हो और किसी खाता धारक का निधन हो जाए, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि असली वारिस कौन है? बैंक कोई अदालत तो है नहीं जो परिवार के झगड़े बैठकर सुलझाए। हाँ, ये बात तो है। बैंक वालों को क्या पता कि किसके घर में क्या चल रहा है, या वसीयत असली है या नकली? वही तो। बैंक को सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा, अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 10 साल आराम से लग सकते हैं। 10 साल? तब तक तो पैसा फंसा रहेगा बैंक में। बिल्कुल फंसा रहेगा। परिवार को शायद अंतिम संस्कार के लिए या रोजमर्रा के खर्चों के लिए तुरंत पैसे की जरूरत हो, लेकिन उन्हें 1 रुपए नहीं मिलेगा। ओह, अब मैं समझा। इसलिए कानून ने ये बीच का रास्ता निकाला। बैंक कहता है, देखिए, हमें आपके झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें बस एक भरोसेमंद व्यक्ति दे दीजिए जिसे हम ये पैसा सौंप सकें, ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। बैंक फाइल बंद करता है और किनारे हो जाता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। बैंक अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रहा है। लेकिन
इससे एक बहुत बड़ा रिस्क भी तो पैदा होता है ना। कैसा रिस्क? अगर नॉमिनी ने बैंक से पैसा निकाल लिया और फिर वो कानूनी वारिसों को, जो असली हकदार हैं, उनको पैसा देने से मुकर गया, तो क्या तब बैंक मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। बैंक की भूमिका वहीं पर पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद ये पूरा मामला सिविल कोर्ट का हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब अब वारिसों को केस लड़ना पड़ेगा। हाँ, कानूनी वारिसों को उस नॉमिनी के खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़ेगा। और लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो नॉमिनी और लीगल एयर यानी कानूनी वारिस के बीच का अंतर समझ नहीं पाते। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये बुनियादी गलतफहमी तो बहुत खतरनाक है। और ये सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं होगी है ना। लोग जो अलग अलग तरह के एसेट्स बनाते हैं, हर जगह ये भ्रम असर डालता होगा। सही पकड़ा आपने। हर एसेट के नियम थोड़े अलग अलग लगते हैं। बैंक अकाउंट का तो हमने समझ लिया कि वहां नॉमिनी सिर्फ एक रिसीवर है, एक ट्रस्टी की तरह है। हाँ, वो पैसे निकालेगा और वारिसों को देगा। पर क्या इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के मामले में भी यही नियम लागू होता है? इंश्योरेंस के मामले में नियम थोड़े से और जटिल हो जाते हैं और यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस में भी नॉमिनी रिसीवर ही होता है, जो डेथ बेनिफिट प्राप्त करके वारिसों को सौंपता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद यानी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन? वो क्या है? वो है मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे शॉर्ट में MWP एक्ट कहते हैं। इसके तहत ली गई पॉलिसी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। एक सेकंड, ये मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट कैसे काम करता है? मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। हाँ, और इसके पीछे का मैकेनिज्म सच में बहुत शानदार है। जब कोई शादीशुदा व्यक्ति इस MWP एक्ट के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और अपने पत्नी या बच्चों को लाभार्थी बनाता है, तो कानूनन उस पॉलिसी के लिए तुरंत एक ट्रस्ट बन जाता है। अच्छा, ट्रस्ट बन जाता है। इसका क्या फायदा होता है? जैसे ही ये पॉलिसी जारी होती है, वो व्यक्ति खुद उस पॉलिसी का मालिक नहीं रह जाता। वो संपत्ति उसकी कुल संपत्ति से, उसके एस्टेट से पूरी तरह अलग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस व्यक्ति के लेंडर या बैंक जिसने उसको कर्ज दिया हो, वो उस इंश्योरेंस के पैसे पर दावा नहीं कर सकते। वेट, रियली? मतलब अगर उस व्यक्ति के बिजनेस में भारी नुकसान हो जाए या वो दिवालिया हो जाए, तब भी लेंडर्स वो पैसा नहीं छू सकते? बिल्कुल नहीं छू सकते। MWP एक्ट के तहत मिलने वाला पैसा सीधा पत्नी और बच्चों को ही मिलेगा। कोई कोर्ट उस पैसे को जब्त नहीं कर सकती। तो इस विशेष मामले में नॉमिनी सिर्फ रिसीवर नहीं रहता, बल्कि वो आखिरी और पूर्ण हकदार बन जाता है। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उन्हें इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, बस नॉर्मल फॉर्म भर देते हैं। और म्यूचुअल फंड या शेयर्स का क्या सीन है? आजकल तो हर कोई SIP कर रहा है, शेयर बाजार में निवेश कर रहा है। एक आम इंसान जिसने अभी म्यूचुअल फंड शुरू किया है और बिना सोचे नॉमिनी का डब्बा टिक कर दिया है, क्या वो कोई गलती कर रहा है? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से जोड़े ना, तो ये कोई गलती नहीं है, पर ये प्रक्रिया अपने आप में अधूरी जरूर है। लोग म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन और एस्टेट प्लानिंग को एक ही समझ लेते हैं। मतलब? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC को भी सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए। निधन के बाद AMC उस नॉमिनी के नाम पर यूनिट्स ट्रांसफर कर देती है। पर यहां भी वही बैंक वाला नियम आता है कि नॉमिनी को यूनिट्स तो मिल जाएंगे, पर वो उन्हें तब तक अपने पास नहीं रख सकता जब तक वो खुद अकेला वारिस ना हो या वसीयत में उसका नाम ना हो। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूं, क्या नॉमिनेशन सिर्फ एक अस्पताल के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की तरह है? जैसे मरीज भर्ती होता है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को फोन जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मरीज की सारी प्रॉपर्टी उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाले की हो जाएगी। बहुत खूब। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाली बात एकदम सटीक बैठती है। नॉमिनेशन वास्तव में सिर्फ एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। ये सिस्टम को बताता है कि संकट के समय किसे बुलाना है, जबकि वसीयत यानी विल ये तय करती है कि उस पैसे का असली मालिक कौन होगा। पर देखिए, जब लोग इन दोनों बातों को मिला देते हैं और सोचते हैं कि नॉमिनी बना दिया तो सब काम हो गया, वहां पर आकर असल तबाही शुरू होती है। सही कहा। और ये तबाही सिर्फ अदालती कागजों तक नहीं रुकती, ये परिवारों को अंदर तक तोड़ देती है। वसीयत और नॉमिनी के बीच का टकराव बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, अगर वसीयत में पत्नी का नाम है और नॉमिनी कोई और है, जहां हम अपने सोर्सेस के उस उदाहरण की बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने दशकों पहले अपनी पहली नौकरी के टाइम अपने भाई को नॉमिनी बनाया था। हाँ,
और बाद में उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर उसने कभी फॉर्म अपडेट नहीं किया। अरे बाप रे, जरा सोचिए उसके गुजरने के बाद उस विधवा पत्नी पर क्या गुजरती होगी। उस पत्नी की स्थिति की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। वो हिम्मत जुटाकर बैंक जाती है, डेथ क्लेम फॉर्म भरती है, शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है, लेकिन बैंक मैनेजर कंप्यूटर में देखकर कहता है, माफ कीजिए, आप नॉमिनी नहीं है, रिकॉर्ड में आपके पति के भाई का नाम है। और बैंक कानून से बंधा है, तो वो सारा पैसा उस भाई को यानी उस औरत के देवर को दे देगा। बिल्कुल। अब वो पत्नी अपने देवर के पास जाती है और पैसे मांगती है, और अगर देवर की नीयत खराब हो जाए तो वो मुकर जाएगा, कहेगा भाई ने मेरा नाम लिखा था, ये पैसा मेरा है। तब तो उस बेचारी औरत के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यहीं पर वसीयत की सबसे बड़ी अहमियत सामने आती है। कानूनन वसीयत का वजन नॉमिनेशन से कहीं ज्यादा होता है। अगर मृतक ने स्पष्ट वसीयत छोड़ी है तो नॉमिनी को वो पैसा हर हाल में पत्नी को सौंपना ही पड़ेगा। पर परेशानी यह है कि बैंक तो वसीयत देखकर पैसा रोकता नहीं है, वो तो नॉमिनी को दे चुका है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। अब उस विधवा पत्नी को, जिसे अभी बच्चों का पेट पालना था, अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, वकीलों की भारी फीस देनी पड़ेगी, जो पैसा तुरंत उसके काम आना चाहिए था उसे वापस पाने में सालों की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सच में दिल दहलाने वाली बात है। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं को मारता है ताकि बच्चों के लिए कुछ जोड़ सके, लेकिन महज एक फॉर्म अपडेट ना करने की छोटी सी भूल पीढ़ियों के रिश्तों में दरार डाल देती है। और ऐसी लड़ाइयों से कानूनी अदालतें भरी पड़ी हैं। सगे भाई बहन, देवर भाभी सालों लड़ते हैं। अदालतें नियत पर नहीं चलती, वो सबूतों और कागजात पर चलती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परिवार इस भयानक स्थिति से बचे, तो कुछ कानूनी कदम तुरंत उठाने होंगे। तो इस तबाही से बचने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? चूंकि कागजी कार्रवाई की कमी इतनी विनाशकारी हो सकती है, तो सोर्सेज में ऐसी कोई चेकलिस्ट दी गई है क्या? हाँ, सोर्सेज में बिल्कुल 6 चीजों की एक चेकलिस्ट पर चर्चा की गई है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सारी संपत्तियों का एक विस्तृत ऑडिट करना। ऑडिट मतलब एक लिस्ट बनाना? हाँ, डिजिटल और फिजिकल दोनों संपत्तियों के लिस्ट। और फिर जांच करनी होगी कि हर बैंक खाते, हर फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनेशन अपडेट है या नहीं। सही बात है। मतलब जो दशकों पहले भाई वाला उदाहरण देखा हमने, समय के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं तो फॉर्म भी अपडेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है इंश्योरेंस। हाँ, क्या इंश्योरेंस नॉमिनी सही है? क्या वहाँ किसी विशेष सुरक्षा जैसे एमडब्ल्यूपी एक्ट की जरूरत तो नहीं है? ये क्लियर होना चाहिए कि नॉमिनी सिर्फ फैसिलिटेटर है या ओनर। राइट। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, क्या उनके नॉमिनेशन अपडेटेड है? चौथा सबसे बड़ा कदम है वसीयत यानी विल का होना, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो तय करेगा कि आखिरी वारिस कौन है। बिल्कुल। अगर नॉमिनी सिर्फ रिसीवर है तो फ्यूचर के डिस्प्यूट्स खत्म करने का एक ही रास्ता है, एक सॉलिड वसीयत। सही कहा। लेकिन यहाँ एक 5वां पॉइंट भी आता है जो उतना ही प्रैक्टिकल है। मान लीजिए किसी ने वसीयत भी बना ली, सब अपडेट कर दिया, पर उन कागजों को किसी पुरानी अलमारी के गुप्त लॉकर में छुपा दिया या कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के रख दिया। हाँ, अगर परिवार को पता ही नहीं कि डॉक्यूमेंट कहाँ है तो इस सारी प्लानिंग का क्या फायदा? वही तो 5वां कदम है। क्या परिवार को इन सब की जानकारी है? घर में आमतौर पर इन मुद्दों पर बात करना एक टैबू माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अभी से मरने की बातें क्यों करें। ये माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा, खुलकर बात करनी होगी। और छठा सबसे आखिरी कदम, क्या नॉमिनी और वारिस के बीच का अंतर सबको स्पष्ट है? अगर परिवार के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बनाया गया है तो बाकी लोगों को और उस नॉमिनी को भी ये क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब बाकियों को बेदखल करना नहीं है। अगर मैं सारी चर्चा का एक गोल्डन रूल निकालूं तो वो ये होगा कि नॉमिनेशन और एस्टेट प्लानिंग यानी वसीयत दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है और ना ही एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। दोनों की अपनी अलग जगह है और दोनों जरूरी हैं। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। ये रेस करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लोग आमतौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग समझते हैं। अच्छा रिटर्न मिल गया, काम हो गया। पर सक्सेशन प्लानिंग यानी उत्तराधिकार की योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। वही ना, अगर मेहनत से कमाया पैसा सही सलामत परिवार तक पहुंचे ही ना तो उन सारे रिटर्न्स और टैक्स बचाने का क्या फायदा? सही बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में, इस डीप डाइव में हमने जो सीखा है वो सच में आंखें खोल देने वाला है। हमने इनहेरिटेंस के छिपे हुए कंफ्यूजन को डिकोड किया,
एक नॉमिनी हमेशा मालिक नहीं होता, वो एक भरोसेमंद रखवाला होता है। सिर्फ कानूनी नियमों की बात नहीं थी, ये अपनों के भविष्य को सुरक्षित करने की बात थी। सुनने वालों के लिए ये एक याद दिलाने वाला पल होना चाहिए। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जिंदगी में आफत बाहर से आती है, पर कई बार सबसे बड़े झगड़े हमारे ही घर की अलमारी में रखे पुराने अधूरे दस्तावेजों में छिपे होते हैं। ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि मेहनत की कमाई सही हाथों में ही जाए। एकदम सही कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर आना चाहता हूं जिस पर अभी हमने बात नहीं की, पर जो सोर्सेज से प्रेरित जरूर है। हाँ, बताइए। देखिए, हमने सोर्सेज के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपडेट करने की बात की, पर जरा एक कदम आगे बढ़कर सोचिए। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत भी बना ली, सब सही कर लिया, लेकिन जिस व्यक्ति को बैंक के लिए नॉमिनी यानी फैसिलिटेटर बनाया गया है, 5-10 करोड़ रुपए हाथ में आते ही अगर उसकी नीयत ही बदल जाए तो? ये तो बहुत डरावना सिनेरियो है ना? अगर वो उस वसीयत को मानने से ही इनकार कर दे, तो कानूनी वारिसों को फिर से अदालत जाना पड़ेगा, और कानूनी लड़ाई में वहां जो सालों लगेंगे, वकीलों की जो भारी फीस जाएगी, शायद उस संपत्ति से ज्यादा तो कोर्ट केस में खर्च हो जाए। ये तो एक काफी प्रैक्टिकल और कड़वी सच्चाई है। इसका मतलब है कि सिर्फ वसीयत बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उस फैसिलिटेटर के रूप में, उस नॉमिनी के रूप में एक बेहद भरोसेमंद व्यक्ति को चुनना भी उतना ही गंभीर फैसला है जितना कि ये तय करना कि कहाँ निवेश करना है। नॉमिनी का फॉर्म सिर्फ एक कागजी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये किसी पर किया जाने वाला आखिरी और सबसे बड़ा विश्वास है। इस पर सभी को जरूर सोचना चाहिए।